हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड पे हम कुछ बैक टू बैक 3 या 4 एग्जांपल्स करेंगे। हर एक टाइप के जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने कुछ कुछ सेलेक्ट किए हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद आप कुछ अपने से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले ताकि एलपीपी में ग्राफिकल सॉल्यूशन का जो अगर क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएं। ठीक है ना। देखिए, ग्राफिकल सॉल्यूशन पे जब भी आएगा मुझे जो लगता है एलपीपी मतलब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देगा, एलपीपी को फार्मुलेट करवाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन पूछेगा। एनीवेज, अब हम पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं। उस पे बेस्ड एक मैंने क्वेश्चन लिया। ये मेरी एलपीपी दी हुई है। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो बोल रहा है मैक्स जेड इजकल टू 4x1 प्लस x2 subject to the constants x1 plus x2 less than or equal to 50 and 3x1 plus x2 less than or equal to 90, x1 x2 greater than or equal to 0। ये नॉन निगेटिविटी कंडीशन है। मैंने क्या बोला था याद रखिए, सॉल्यूशन में जो बोला था इस एलपीपी का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करता है, x1 x2 की वो वैल्यूज ना, हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बने x1 x2 का, बट x1 x2 की वो वैल्यूज जो मैं पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन की अगर बात बोलूं तो x1 x2 की वो वैल्यू जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को, ये इनइक्वालिटीज है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स, तो इन दोनों कॉन्स्ट्रेंट्स को साथ साथ सेटिस्फाई करे। ठीक ना, वो हो गया सॉल्यूशन। अब उनमें से वो जो इस नॉन निगेटिविटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे उनको क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। और वो फिजिबल सॉल्यूशन जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। मैंने पूरा प्रोसेस बताया था, उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे वन बाय वन। मैंने क्या बोला था, जब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, देखिए दो ही डिसीजन वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो गिवन कॉन्स्टेंट्स है ना उनको इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है ना। सो गिवन कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशन फॉर्म, क्या हो जाएगा, गिवन कांस्टेंट इक्वेशन फॉर्म में बस आपको क्या करना है, x1 प्लस x2, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 50, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे 3x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 90। ठीक है ना, ये पहला कंडीशन था। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं रफ में ना। अब इनको क्या करना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इनका। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही जब स्ट्रेट लाइंस अच्छा आप तो ग्रेजुएशन में है, मेरा 11th का वीडियोस देखिए, जो मेरा रिविया क्लासेस जो चैनल है, ठीक है ना, ये रिविया क्लासेस हायर मैथ्स, रिविया क्लासेस जो 11th मतलब अप टू 12 लेवल का जो मेरा चैनल है, वहां पे भी मैंने जब स्ट्रेट लाइन बताया था, तो वहां पे मैंने बोला था कि जब भी ग्राफ खींचना हो ना, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लीजिए। तो यहां से देखिए ग्राफ खींचना ही है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड्स। सो दिस विल बी x1 अपॉन 50 प्लस x2 अपॉन 50, दिस इज इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। और यहां से क्या करिए, 90 से डिवाइड कर दीजिए तो 3x1 अपॉन 90 प्लस x2 अपॉन 90 दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा x1 अपॉन 30 प्लस x2 अपॉन 90 दिस इज इक्वल टू 1। तो पहली लाइन और ये दूसरी लाइन प्रॉपर इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब क्या करना था, स्टेप याद करिए, मैंने एक एक स्टेप बताया था। पहले अगर ये एलपीपी दिया है, नहीं दिया होता, एक्चुअल प्रॉब्लम देता जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाला, डाइट वाला, तो पहले वहां से आप ये एलपीपी बनाते, फिर क्या करना था अब उसके आगे के प्रोसेस को मैं बता रहा हूं। तो क्या करेंगे, गिवन कॉन्स्टेंट्स को लिख लिया इक्वेशन फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, x1 x2 प्लेन में हमें ग्राफ खींचना है, मतलब इन लाइंस को। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है ग्राफ पेपर मिले,
न मिले तो अपने से स्केलिंग कर लिया करिए ना, अपने से स्केलिंग कर लेंगे तो मेरे ख्याल से और आसानी से आप कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसको ऊपर मैं ले जाऊंगा, ठीक है, कहाँ गया ये, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा x और y होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा x1 x2 है, तो ये लिख दीजिए x1 और ये मेरा x2 एक्सिस। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये मेरा क्या है, ओरिजिन। अब चूंकि नंबर्स पे ध्यान दीजिए 50 है 30 है, तो स्केलिंग थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना, 20 का स्केलिंग कर रहा हूँ। ये मेरा 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे 100। फिर इसी तरीके से यहाँ पे चलेंगे, ये मेरा 20 हो गया ना, यहाँ पे y एक्सिस पे मैं बोल रहा हूँ, ये 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 और यहाँ पे कहीं पे 100, ठीक है ना। इतने से मेरा काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन मेरी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में ध्यान दीजिए 50-50 है। x1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब x1 एक्सिस पे इंटरसेप्ट 50 पॉजिटिव और x2 पे भी 50 देखिए यहाँ पे ये बीच में आएगा, ठीक, इसीलिए 20 का मैंने किया था, यहाँ पे भी 50 आएगा बीच में। तो अब इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए। अब चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये लाइन प्रॉपरली ड्रॉ हो जाए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए परफेक्ट लाइन बन गया, ठीक है। चलिए ये है मेरी लाइन जो है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। पहली वाली लाइन है मतलब x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 50। दूसरी लाइन को ड्रॉ करिए, क्या है, x1 पे 30 यूनिट्स, तो यहाँ पे 30 का ही होगा, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ये मेरा 50 था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 50 है, तो ये 50,0 कोऑर्डिनेट प्रॉपर लिखेंगे आप। ये भी मेरा 50,0 है, इसको भी लिखना है तो 50,0 कर दिया। चलिए नहीं 0,50 होगा ना, y एक्सिस पे आ गया, मतलब x2 एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 0,50, ठीक है। चलिए ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब मैं आता हूं यहाँ पे सेकेंड 30 और 90, यहाँ पे 30 लेकिन यहाँ पे 90 है, ये मान लीजिए मेरा 90 है। तो अब एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉपर बन पाएगा, ये किसी काम का नहीं रहा। फिर से चलिए मैं फिर से ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। मुझे कुछ थोड़ा सा नीचे गिराना पड़ेगा ना, ऐसे। अब मिला मिला मिला, बिल्कुल मिल गया, चलिए बहुत बढ़िया, प्रॉपर मिला, ठीक है। थोड़ा सा चलिए ये 90 मान लिया, ठीक है। ये चलिए अब ध्यान दीजिए, पहली मेरी लाइन जो है वो, अब उसको नेमिंग कर दीजिए। मैं यहाँ पे करता हूँ, पहली लाइन ये थी, ये मेरा क्या है, ए ना, ये पॉइंट मेरा है ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, मैं लिख दिया 50,0 और ये मेरा क्या है, बी ना, ये मेरा बी है, ये क्या है 0,50। चलिए इसी पे ओवरराइट कर दिया ताकि आपको दिखे, ठीक है। चलिए मैं इसको फिर से कर दूंगा, बस अब दिखेगा ना, अब तो दिखेगा। चलिए b 0,50, ये मेरा पॉइंट हो गया 0,50। दूसरी जो लाइन है वो मेरा ये है, और इसको मान लीजिए ए बी हो गया, इसको मान लीजिए मेरा पॉइंट सी है, तो ये सी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या क्या है समझिए। सी ये मैं लिख देता हूं 30,0, ये मेरा सी हो गया। और डी इसको मैं लिखूंगा, डी मेरा क्या हो जा रहा है, अभी मैंने किया था देखिए 0,90, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट्स। अब ये लाइंस को ड्रॉ कर लिया आपने। अब मेरे को क्या करना है, फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है। क्या, फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, अब समझिएगा। मैंने आपको पहले ही भी बोला था जब स्टेप्स कर रहे थे कि ये लाइन अब खींच लिया, सॉरी ये लाइंस मैंने खींच लिया, फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है। फिजिबल रीजन ड्रॉ करने के लिए मुझे एक्चुअल जाना पड़ेगा कॉन्स्टेंट्स पे। ये तो मेरी लाइंस आ गई ना, लेकिन रीजन क्या है मेरा, जो रीजन बनेगा देखिए x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 50, ये मेरी लाइन है ना, ये पहली लाइन। अब मेरा फिजिबल रीजन इसके नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ये चेक करना है, यही चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। तो नीचे एक पॉइंट ले लीजिए 0,0, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 रखेंगे, x2 की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 0 ऑफकोर्स ये 50 से छोटा है या इक्वल है। और ऊपर कोई पॉइंट लेके देख लीजिए, जैसे 0,90 आप रख के देख लीजिए ना। एक्चुअली क्या है, इस लाइन, ये मेरी लाइन है ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है
ना इसके सोल्यूशन की अगर बात बोले तो x1 x2 की वो वैल्यूज जो कि इसको सेटिस्फाई करे, तो x1 x2 की वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो उनका सम 50 से छोटा होना चाहिए, इसका यही सोल्यूशन होगा इनइक्वालिटी का। नीचे सोल्यूशन हो रहा है तो मतलब रीजन मेरा नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, तो ऊपर के लिए मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया 0,90, जैसे यहाँ पे रखेंगे 0 + 90, ये तो लेस नहीं बड़ा हो रहा है ना, मतलब ऊपर मेरा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं जाएगा, मतलब क्या हुआ इसका सोल्यूशन नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे एरो लगा दिया करिए कि सोल्यूशन मेरा जो है ना इसके नीचे आएगा, तो ऐसे मैंने एरो लगा दिया कि इस लाइन के नीचे की तरफ जो है जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसका सोल्यूशन होगा। अब आते हैं दूसरा, ये भी लेस देन और इक्वल टू 90 है, तो ये मेरी लाइन है सेकेंड वाली लाइन मेरी ये है, ये लाइन मेरी क्या है 3x1 + x2 लेस देन और इक्वल टू 90। अब इस लाइन के नीचे मतलब इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो है वो नीचे जाएगा, इस लाइन के इधर कि ऊपर जाएगा, तो नीचे का पॉइंट 0 0 रख के देखिए 90 से छोटा, बिल्कुल सही कर रहा है। इसके ऊपर अगर जाना है तो मैं ऊपर ले लिया 100,0 लेके आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए। 100 जैसे ही देखेंगे इधर 300 + 0, ये 300 आता है जो कि 90 से छोटा नहीं 90 से बड़ा है। दैट मीन्स जो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो भी होगा ना वो नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे भी जो सोल्यूशन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ आएगा। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, अब इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन जो होगा ना वो क्या होगा, इन दोनों से बाउंडेड होगा, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इससे भी नीचे जाना है और इसके भी नीचे जाना है, तो मेरा रीजन जो है इसके नीचे और इसके कॉमन लाना है। तो देखिए कॉमन जो मेरा होगा ये जो लाइन है ना, ये देखिए इतना पोर्शन, ध्यान दीजिए इतने पोर्शन ये और ये जो लाइन है इधर की तरफ रीजन मेरा बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा कंडीशन है x1 x2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी है या 0 होनी है, उसको सेटिस्फाई करते हुए जो मेरा एक्चुअल रीजन बनेगा वो मेरा रीजन देखिए ये वाला बन रहा है, ठीक है ना। पहली वाली से भी लाइन के नीचे और दूसरी वाली के भी लाइन, मतलब कॉमन, तो कॉमन मेरा क्या होगा देखिए ये रीजन बनेगा, ठीक है ना। कॉमन एक्चुअली इधर भी आप नीचे भी आते तो कॉमन बनेगा, लेकिन ये कंडीशन भी तो रखना है ना, फिजिबल कंडीशन, तो वैल्यूज मेरी पॉजिटिव रखनी है, मिनिमम वैल्यू 0, तो मेरा जो फिजिबल रीजन बन रहा है देखिए ये वाला मेरा रीजन बना, ये वाला मेरा रीजन फिजिबल रीजन बना। चलिए मैं अपनी पूरी कोशिश किया डार्क हो जाए पूरा, ठीक है ना। ये मेरा फिजिबल रीजन, या थ्योरी में मैं इसी को क्या लिखा था कभी पे कहीं पे कि कॉन्वेक्स रीजन ना, तो कॉन्वेक्स रीजन है या फिजिबल रीजन, प्लीज बोलिएगा। ये हो गया मेरा फिजिबल रीजन। अब क्या करना है प्लीज चेक करिएगा, अब क्या करना है इसके बाद, ये मेरा रीजन हुआ। अब जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे आप, देखिए फिर से मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस को, यही स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इस एलपीपी का सलूशन निकालना है, हमने पूरा स्टेप पूरा जो प्रोसेस था उसको सीखा। जो कॉन्स्टेंट है ना, मतलब इनइक्वालिटी फॉर्म में इसको इक्वेशन बना लीजिए, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको x1 x2 प्लेन पे आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया, अब एक्चुअली मुझे क्या करना है, लाइन जब ड्रॉ कर लिया तो इसका सलूशन और इसका सलूशन, और ध्यान दीजिएगा ये इनइक्वालिटी है, इसका सलूशन होगा अलग, ये दूसरी इनइक्वालिटी है, इसका सलूशन होगा। लेकिन ओवरऑल एलपीपी का सलूशन मैंने क्या डिफाइन किया था, x1 x2 की वो वैल्यूज जो दोनों ये जो कांस्टेंट है साथ साथ सेटिस्फाई करना, मतलब क्या हुआ दोनों में कॉमन। अब इस इनइक्वालिटी का सलूशन इंडिविजुअली निकालिए, तो मैंने तरीका बताया, ये जो मेरी लाइन थी ये वाली पहली लाइन, तो इसका सलूशन या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, इस लाइन के या तो नीचे रहेगा या तो ऊपर। तो मैं क्या किया, उसको वेरीफाई करने के लिए इसके नीचे मतलब सलूशन नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, 0 0 लिया मैंने, बस हिट एंड ट्रायल करना है, और वो मैं 0 0 लेके देखा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है देखिए। लेकिन ऊपर नहीं होगा, उसको मैंने कैसे किया, यहां वाला ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर 0,90 ले लिया, और मैं देखा कि नहीं ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ कि इस इनइक्वालिटी जो मेरी पहली इनइक्वालिटी है, कांस्टेंट है जो, इसका सलूशन इस लाइन जो मेरी है ना इसके नीचे आएगा। सिमिलरली दूसरी जो लाइन है उसको मैंने ड्रॉ किया, और दूसरा जो कांस्टेंट है इसका सलूशन अगेन ये है, तो इस लाइन के या तो नीचे होगा या तो ऊपर जाएगा।
मैंने इसको भी क्रॉस वेरीफाई करके आपको देखिए यहाँ पे बताया था, और मैंने देखा कि इसका भी सोल्यूशन जो होगा ना इस कांस्टेंट का एज इनइक्वालिटी, वो क्या होगा, इस लाइन के नीचे जाएगा, इस लाइन के नीचे। तो यहाँ पे ये लाइन है, देखिए ये इस लाइन के नीचे। तो अब देखिए जो वो पहली कांस्टेंट है उसका सोल्यूशन इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा हो सकता था ऐसे, देखिए ड्रॉ कर लीजिए। और इस दूसरा जो कांस्टेंट है उसका सोल्यूशन भी इस लाइन के नीचे, मतलब ऐसे करिए, ऐसे, ठीक है ना। और कॉमन मुझे निकालना है। और एक चीज और याद रखिए, निगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे जो सोल्यूशन लेना है वो फिजिबल सोल्यूशन, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो x1 x2 की वैल्यू निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है ना, मिनिमम 0 होगा। तो इन दोनों से कॉमन बाउंडेड जो रीजन हुआ वो मेरा ये हुआ, ठीक है ना। इस वाली x1 एक्सिस पे मेरा क्या होगा, x2 0 होगा, इधर x1 पॉजिटिव, और इस वाली एक्सिस पे मेरा x1 0 होगा, x2 की वैल्यू इधर यहाँ पे 0 और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो ये बाउंड्री भी, ये जो पिंक बाउंड्री है ना x1 और x2 एक्सिस वाला, ये भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मैंने क्या बोला था, प्रोसेस पे आइए। ये मेरा फिजिबल रीजन हुआ या कॉन्वेक्स रीजन। अब इसके इंड पॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 इंड पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिए थ्योरम क्या बोलता था, अगर ये मेरा फिजिबल रीजन है या कॉन्वेक्स रीजन है तो इस एलपीपी का ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे आएगा। अब कॉर्नर पॉइंट्स पे आएगा तो इसको मैं रेट कर लेता हूं। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट एक यहां पे है, एक मेरा यहां पे है, एक मेरा यहां पे है, और एक मेरा ये है। अब इनका नेमिंग करना है मुझे, तो इसका नेमिंग तो मैं कर दिया, ओरिजिन है O0,0, ये हो गया। इस वाले कॉर्नर पॉइंट का ऑलरेडी C30,0, और इस वाले कॉर्नर पॉइंट का B0,50। हाँ, ये एक पॉइंट रह गया, इसको नाम दे देता हूं E। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए, फॉर कॉर्नर पॉइंट या ई के लिए मैं कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लीजिए। तो ये है मेरा x1 x2, दिस इज इक्वल टू 50, और ये है मेरा 3x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू 90। अब आसान दिख रहा है ना कि इस वाले को, ये मेरा 1 है, इसको मान लीजिए 2, तो मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए मैं कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू 90, और ये है मेरा x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट करिए, दिस x2 गया, ये मेरा आ जाएगा 2x1, दिस इज इक्वल टू 40। तो x1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 20। तो x1 की वैल्यू मेरी आ गई 20, ठीक है ना। अब x1 की वैल्यू 20 आ गई तो 1 से आ जाइए, फ्रॉम 1। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 माइनस x1 की वैल्यू 20 है, तो दिस विल बी 30। सो मैंने इस कॉर्नर पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकाला। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 20,30। प्लीज चेक करिएगा। तो ई मेरा जो आ गया 20,30। अब ये जो थ्योरम बोलती थी कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल सोल्यूशन, चाहे वो मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो चाहे मिनिमाइज हो, और ये रीजन देखिए बाउंडेड है, तो दैट मीन्स इस कॉर्नर पॉइंट पे ही आएंगे। तो हर एक कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और जिस पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वही मेरा इसका सोल्यूशन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज टाइप का है। तो आप यहां पे क्या करिए, कॉर्नर पॉइंट और यहां पे लिख दीजिए z। चलिए कॉर्नर पॉइंट एक एक करेंगे हम लोग। पहले क्या है मेरा ओरिजिन 0,0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है, देखिए यही से देखिए क्या है, 4x1 प्लस x2। तो यहां पे z लिख लीजिए, 4x1 प्लस x2। तो यहां पे x1 की प्लेस पे 0, x2 के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो z की वैल्यू मेरी 0 आ गई। अब कॉर्नर पॉइंट मैं ये लेता हूं C30,0। तो अगला मैं लेता हूं C30,0। तो यहां पे z की वैल्यू क्या आएगी, x1 के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, 30। तो दिस प्लस x2 के प्लेस पे 0, तो ये आ गया मेरा 120। प्लीज चेक करते चलिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है। अब
सी हो गया। अब मैं आता हूं ई 2030, तो ई पे आ गया 2030, तो z की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, x1 के प्लेस पे रखूंगा 20 और x2 के प्लेस पे रखूंगा 30, तो ये हो जाएगा मेरा 80 + 3 110, प्लीज चेक करिएगा। और फाइनल जो मेरा एक और इंड पॉइंट है वो क्या है 0,50, वो है बी, तो बी पे रखिए 0,50, तो ये z क्या हो जाएगा, x1 के प्लेस पे जैसे 0 रखेंगे और ये रखेंगे 50, ये क्या हो गया 50। अब देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज, तो आप देखेंगे किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो मैं देख रहा हूं वो जो कॉर्नर पॉइंट है वो मेरा ये है, मतलब क्या हुआ, यही मेरा इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हुआ। सो अब फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, सो ऑप्टिमल सोल्यूशन इज, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, मैक्स z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 120, x1 की वैल्यू कितनी है 30 और x2 की वैल्यू 0। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे जो मेरा फिजिबल रीजन आया उस थ्योरम से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यूज इस कॉर्नर पॉइंट पे होता आएगा, वो थ्योरम गारंटी देता है, रीजन बाउंडेड है। तो मैंने ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स थे सबका कोऑर्डिनेट पता था, ई का नहीं था, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन मतलब सॉल्व करके मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट्स पे ही जेड की वैल्यू ऑप्टिमल आएगी, वो चेक करने के लिए जेड की हर एक ये जो पॉइंट्स है ना मतलब वर्टिसेस हैं उन पे वैल्यूज निकाला और मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू 120 पे आया, 120 जेड की किस पे, सी पे 30,0, तो यही मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। तो z की मैक्सिमम वैल्यू 120, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 120 और वो पॉइंट क्या होगा x1 = 30, x2 = 0, ये सी पॉइंट, मतलब इसी पे मेरा ऑप्टिमल वैल्यू आ रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा। फर्दर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूं, अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज होता, यहाँ पे लिखा होता मिनिमाइज z, तो जिस कॉर्नर पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू आती, यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0, तो अगर मिनिमाइज z होता मेरा, ठीक है ना, मिनिमाइज z, तो उसका सोल्यूशन क्या होता, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिनिमम z = 0, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0। मतलब क्या हुआ जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होता तो प्रोडक्ट P1 का वही यूनिट नहीं प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट P2 का भी कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकली इस तरह का प्रॉब्लम हमारा फिजिबल नहीं है ना। मैन्युफैक्चरर है तो वो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करेगा फ्रेंड्स ना, अगर मिनिमाइज टाइप का होता तो मैं बोल रहा हूं, तो वो मिनिमम के लिए अच्छा देखिए प्रैक्टिकली भी देखिए, मैं एक्चुअली यहाँ पे देखिए अगर मिनिमम जेड मतलब प्रॉफिट को मिनिमम करना है तो ऑब्वियस ही बात वो करेगा क्या कि कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। प्रैक्टिकली ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग देखिए इंप्लीकेशन भी इसका कि अगर एक्चुअल प्रॉब्लम होता मैन्युफैक्चरिंग में कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेगा, हम बोलते हैं ना कि भाई प्रोडक्शन मत करो तुम लॉस में जाओ, तो देखिए वो भी प्रैक्टिकली विजुअलाइज यहाँ पे वेरीफाइड है। और अगर वही क्वेश्चन अगर सेम होता तो P1 प्रोडक्ट का 30 यूनिट प्रोड्यूस करता और X2 मतलब P2 को प्रोड्यूस मतलब उसका प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर देता, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाती। तो इस तरीके से इसका इंप्लीकेशन है रियल लाइफ में। तो एक क्वेश्चन मैंने किया अपने से लिया था जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया, ठीक है ना, कैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। अब अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमाइजेशन, मैंने बोला था ना हर एक टाइप का लूंगा, एक बार मैक्सिमाइजेशन टाइप का लिया और अगला जो प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन। तो सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, मिनिमाइज z = 3x1 + 9x2 सब्जेक्ट टू ये दो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे देखिए 3 हैं, इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करके बताइएगा आंसर क्या आ रहा है आपका। अब आपका एक ये होमवर्क हो गया और देखिए जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके वो कैसे आएंगे उसको भी मैं बता दूं। जैसे ये क्वेश्चन पहला मैंने लिया था, नहीं ये कहां गया, ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला, ठीक। यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग वाला दे देगा और ये दे के बोलेगा ना ये सब कुछ हो गया, तो बोलेगा कि फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम इन एलपीपी एंड सॉल्व इट। तो यही प्रॉब्लम होता तो एलपीपी बनाना तो मैं ऑलरेडी बता दिया, यहां तक आप बनाते
और फिर इसके बाद ग्राफिकली सॉल्व करते। तो आपका होमवर्क होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके बताएंगे कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आया। एक तो ये होमवर्क हो गया, ठीक है ना। और दूसरा होमवर्क जो मैंने इस वीडियो में आपको दिया है, क्या, ग्राफिकल सॉल्यूशन पे मिनिमाइजेशन टाइप, ये 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप करेंगे। फ्रेंड्स मैं बार बार बोलता हूं लेकिन आपकी तरफ से पार्टिसिपेट, एक्चुअली आप पार्टिसिपेट करते नहीं। मैं होमवर्क दिया, मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं, तो कम से कम इतना तो डिजर्व करता ही हूं कि अगर मैं होमवर्क दूं तो आप ट्राई करें, ताकि मुझे भी ऐसा लगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि कुछ भी नया सीखने को मिला, पढ़ के मजा आया, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वो प्यारे स्टूडेंट्स जिनका नंबर मोर देन 70% है, अगर ओवरऑल व्यूवर्स की बात करूं जो मेरे इस चैनल को देखते हैं हायर मैथमेटिक्स का, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये हमें ऑब्वियस सी बात है, निराश तो करता ही है। मैं क्वालिटी कंटेंट देता हूं, मैं एफर्ट देता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है, बार बार विजिट करते हैं, तो सिंपली आप एप्रिसिएट तो करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और जब भी वीडियो अच्छी लगे, जो वीडियो अच्छी लगे, मैं आपको बोलता हूं सारी नहीं, जो अच्छी लगे, जिसमें लगे कि आपको कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जहां पे मैं इस क्वेश्चन 2 को सॉल्व करूंगा, बट वो जो मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम था उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।